है। फर्जी पासपोर्ट से एंट्री के आरोप में इसकी गिरफ्तारी हुई है। फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट से ओमान ये पहुंचा था। अभी मस्कट के हाई सिक्योरिटी सेंटर में ये बंद है। 5,000 करोड़ की ठगी का आरोपी है सौरभ चंद्राकर, जिसकी गिरफ्तारी आखिरकार हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़ी हुई जिसका संचालक, जिसे ओमान में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उस पर फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट के जरिए ओमान में एंट्री करने का आरोप है और चंद्राकर पिछले कुछ समय से यूएई में रह रहा था और फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार सौरभ को भारतीय एजेंसियों द्वारा जारी इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने उसे वापस लाने के लिए ओमान को औपचारिक प्रत्यर्पण की तैयारियों में अब जुटी हुई है। चंद्राकर को ओमान की राजधानी मस्कट स्थित हाई सिक्योरिटी अल हौद डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। दरअसल सौरभ चंद्राकर 5,000 करोड़ के महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्य आरोपी है और 2019 से वो लगातार फरार है। अब ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाल ही में इंटरपोल की एक अदालत ने चंद्राकर को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी रेड नोटिस हटाने की मांग की थी। अब चंद्राकर का यह दावा था कि भारत में उनके खिलाफ मामला राजनीतिक कारणों से दर्ज किया गया है और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। इधर मीडिया रिपोर्ट की माने तो सौरभ चंद्राकर ने सुनवाई के दौरान ही यूएई छोड़ दिया था और अधिकारियों का यह मानना है कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करना उसकी एक सोची समझी साजिश थी। दीपक विश्वकर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए बहुत बड़ी ये गिरफ्तारी, क्योंकि 2019 से लगातार इसकी तलाश और अब जाकर ओमान में इसकी गिरफ्तारी, और क्या डिटेल्स सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से ही ओमान में एंट्री ले रहा था। उसके बाद जो वहां की सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको एक टिप मिली थी और टिप मिलने के बाद सीधा गिरफ्तारी कर ली गई और वहां का जो डिटेंशन सेंटर है वहां ले जाकर इसको रखा गया है। फिलहाल जो जानकारी निकल के आई है, इसके इतर यदि बात की जाए, सीबीआई इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया तमाम लोगों के ऊपर। एनआईए जांच कर रही है और इन सबके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर तमाम ऐसी चीजें जो भारत में प्रतिबंधित है उन सब के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। 5,000 करोड़ से ज्यादा का बड़ा ये नेक्सस है। 200 करोड़ से बड़ी ये शादी करता है। तमाम जो भारत से सिंगर कह लीजिए, फिल्म स्टार कह लीजिए, और तमाम जो दिग्गज हैं उनको न्योता भेजा जाता है और तमाम लोग भारत से दुबई जाते हैं, चार्टर बुक किया जाता है। उसके बाद चीजें बहुत हद तक लाइमलाइट में आती है। इन सब के बाद कुछ समय पहले जो तत्कालीन आईजी थे दुर्ग के, उन्होंने भी कहा कि दुबई में भी इसकी गिरफ्तारी हो गई है। उनसे हमने बातचीत भी की थी, लेकिन वो बात ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन अब जो जानकारी निकल के आई है, जो एक मीडिया रपट के हवाले से जो खबर निकल के आई है, उसमें ये पता लगा है कि इस पूरे मामले में यदि बात की जाए तो ये व्यक्ति अब गिरफ्त में आ चुका है। इसको डिटेंशन सेंटर में रखा और डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद अब आगे की कार्रवाई क्या क्या होगी, कैसे भारत लाया जा सकता है, और आगे ये देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है। जावेद हुसैन संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी महादेव ऐप केस में क्या सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाए? जावेद, से जो है सौरभ चंद्रा को गिरफ्तार किया गया। महादेव ऐप का ये मेन ऑपरेटर संचालक है और इसके हाल में ही जिस तरह से ईडी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी, इसके प्रॉपर्टी को अटैच भी किया गया था। करीब 1700 करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी, इसके अलावा इससे जुड़े हुए कई और लोग, रवि उपल जो कि को एक्यूज्ड है, उसको लेकर भी ईडी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया था। इस पूरे मामले में जिस तरीके से सीबीआई ने इस मामले की जांच करी, उसके बाद में प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने इस पूरे मामले को दर्ज करके जो है सौरभ चंद्रा की को लेकर तलाश कर रही थी। इस पूरे मामले में जो है ओमान में इसे पकड़ा गया। उसके बाद इससे जल्द जो है वो भारत लाया जाएगा। इस पूरे मामले में जो है फर्जी पासपोर्ट के जरिए ये ओमान में दाखिल हुआ था।
चलिए ठीक है जावेद, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। कुल मिलाकर देखिए बहुत बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। और सौरभ चंद्राकर कौन है, जरा इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है और उसके पिता नगर निगम में पंप ऑपरेटर थे। सौरभ की एक जूस की दुकान भी थी और इससे पहले वो कपड़े की दुकान में काम करता था। लेकिन 2019 में वो दुबई गया और अपने एक दोस्त रवि उत्पल को भी उसने बुलाया। इसके बाद उसने महादेव ऐप लॉन्च किया और फिर धीरे धीरे ऑनलाइन सट्टा बाजार का बड़ा नाम बन गया। महादेव सट्टा ऐप के नाम पर करीब 600 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार भी इसके द्वारा किया गया है। और जब इसने शादी की थी जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, जिसके बाद ये चर्चाओं में आया था और इसके बाद से ही लगातार इस पर शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो देखने को मिल रही थी। दीपक और जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि फर्जी पासपोर्ट के आरोप में इसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में भारत लाने की जो प्रक्रिया होती है प्रत्यर्पण को लेकर, क्या उसमें कोई बाधा आएगी या फिर लंबा वक्त भी लग सकता है? देखिए, भारत लाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि इससे पहले रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। एनआईए तमाम तरीके से जांच करी, ईडी तमाम तरीके से, और जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं वो यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ की जो दूसरी राजधानी कह लीजिए, इस्पात राजधानी कहा जाता है, भिलाई से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर दुबई तक तमाम सारी एजेंसियों ने अपने पैर पसार रखे हैं। तमाम तरीके के नोटिस जारी किए गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। तमाम तरीके की खबरें जो हैं यहां से लेकर दुबई तक तैरती हैं खबरों के बाजार में, और ये कहा जाता है कि अब गिरफ्तारी हो गई, अब भारत लाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लिया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से जानकारी मिली है कि ओमान के रास्ते जिस तरीके से फर्जी पासपोर्ट के आधार पर एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था, तो वहां इसकी धरपकड़ हो गई है। अभी वहां के डिटेंशन सेंटर में रखा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देना, एनआईए जो अपनी कागजी कार्रवाई है वो पूरी कर रही है, तो उन सब के आधार पर क्या भारत को परमिट कर दिया जाएगा कि इसको यहां से ले जाइए और दिल्ली लाने के बाद यहां से छत्तीसगढ़ लाइए? ये एक प्रक्रिया ये हो गई। दूसरी सबसे बड़ी प्रक्रिया ये है कि तमाम तरीके से, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, चाहे वो सट्टा एक्ट हो, क्योंकि तमाम सारी चीजों में भारत के भीतर यदि बात की जाए, भारत के अंदर इन सब चीजों को इल्लीगल माना जाता है। और यदि भारत के अंदर इन सब चीजों को इल्लीगल माना जाता है तो उन सब कानून के तहत, क्योंकि अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं और सभी एजेंसियों ने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं और तमाम तरीके के जो दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, वो भी जुटा रखे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इससे संबंधित हैं, जो दुबई गए थे, चाहे वो मुंबई के बड़े बड़े कलाकार यही है ना, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल है, कितने लोग शामिल हैं। लेकिन जावेद, क्योंकि देखिए ठगी का आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप इस पर है, और ऐसे में जब इससे पूछताछ होगी, जब खुलासा होगा, तो क्या ये माना जाए कि अंतरराष्ट्रीय नेक्सस को लेकर भी इससे कनेक्शन निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि आप सोचिए कि हजारों करोड़ की ठगी की गई है, ऐसे में अकेले का तो काम इसका होगा नहीं। जावेद, ऐप पे जिस तरीके से महादेव ऐप प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, और ऐसे में अब जब इसे लाने की तैयारी की जा रही है, और एक जो दो कंट्रियों के बीच में जिस तरीके से एक डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें एक लंबा प्रोसेस लगता है, लेकिन भारत अपने तरफ से ओमान को सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा जो सौरभ चंद्रा को लेकर है, जो उसके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी ने जिस तरीके से मामला को दर्ज किया है, जो इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है उसको। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है जावेद कि आखिर कब तक इसे भारत लाया जा सकता है। हालांकि भारत की प्रक्रिया जो है प्रत्यर्पण को लेकर शुरू हो चुकी है, लेकिन लंबा प्रोसेस है, लंबा वक्त भी लगेगा। लेकिन सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि सौरभ को आखिर भारत लाया कब तक जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, सौरभ चंद्राकर ने दुबई में शादी की थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसने शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और इस शादी में बॉलीवुड के कई स्टार शामिल हुए थे। और कहा यह जाता है कि सौरभ चंद्राकर ने अपने रिश्तेदारों को भारत से बुलाने के लिए प्राइवेट प्लेन भी किए थे। सौरभ चंद्राकर की राजनीति में भी गहरी पैठ थी और पिछले विधानसभा चुनाव में सौरभ चंद्राकर से कथित सांठ-गांठ को लेकर कांग्रेस सरकार बुरी तरीके से घिर गई थी और भूपेश बघेल को सत्ता से बाहर तक होना पड़ा था। और ऐसे में जब इसकी गिरफ्तारी हुई है, सोचिए 7 साल के बाद, तो अब
सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि आगे इस पर क्या कार्रवाई, और साथ ही साथ जब पूछताछ होती है तो आखिर किन किन राज से ये पर्दा उठाता है, क्या क्या खुलासे करता है। लेकिन सबसे पहले भारत की कोशिश